शादी के 3 महीने बाद मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई। एक दिन पति के बॉस हमारे घर आए। वह हमारी मदद करना चाहते थे, इसलिए वह हमें अपने घर ले गए। एक दिन बॉस अचानक मेरे कमरे में आ गए। मैं तभी नहाकर बाहर आई थी। मेरा भरा हुआ शरीर देखकर बॉस मेरे पास आए। उन्होंने कहा, भाभी जी, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप अपने पति के साथ खुश नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि अंधा आदमी कुछ नहीं कर सकता होगा। इतना कहने के बाद बॉस मुझे उसी हालत में बिस्तर पर ले गए और पूरी रात। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरे पति के लिए मेरी खूबसूरती का कोई मोल नहीं था। मेरी खूबसूरती मेरे पति के सामने बेकार थी, क्योंकि मेरा पति अंधा था। शादी के 2 महीने बाद मेरे पति की आंखों की रोशनी धीरे धीरे खराब होने लगी और शादी के 3 महीने बाद ही उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। अब वे कुछ भी देख नहीं सकते थे। शादी के बाद मेरा रूप और भी खुला हो गया, मगर मेरे पास सुंदरता की प्रशंसा करने वाला कोई नहीं था। अब मैं एक दिव्यांग की सेवा कर रही थी। हमारे घर में मेरे ससुराल वाले, मैं और मेरे पति रहते हैं। एक बार हमारे घर एक व्यक्ति आया था। मैंने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उस व्यक्ति से उसकी पहचान पूछी। फिर उसने मुझे बताया कि मैं सूरज का बॉस तिलक वर्मा हूँ। तिलक वर्मा का नाम सुनते ही अंदर से सूरज की आवाज़ आई। उन्होंने मुझसे कहा, मनीषा, तुम बॉस को दरवाजे पर खड़ी खड़ा कर तुम क्या पूछ रही हो? पहले उन्हें अंदर ले जाओ। अंदर आते ही सूरज के बॉस ने उसके कान में कुछ कहा। तब मैंने सूरज के चेहरे पर बहुत चिंता देखी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने उसके बॉस से पूछा कि क्या हुआ? तब उसके बॉस ने कहा, बहन, तुम्हें जल्द ही अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि इस घर की किस्तें खत्म हो चुकी हैं। जल्द ही इस घर को बैंक वालों को सौंपना होगा। सूरज के बॉस की बातें सुनकर मैं चौंक गई। एक के बाद एक संकट हमारा इंतजार कर रहे थे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा अभी कुछ महीने पहले मेरे पति की आंखें चली गईं। उसके बाद हमें अपना घर गुजरता हुआ नजर आया। उस वक्त सूरज की आंखों से आंसू आने लगे थे। उसने कहा, अब मैं अपनी पत्नी को कहाँ ले जाऊं? सूरज की आंखों में आंसू देखकर उसके बॉस ने उससे कहा, सूरज, चिंता मत करो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम अपनी बीबी के साथ मेरे घर पर रह सकते हो। मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। तुम सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं हो, बल्कि तुम मेरे बहुत पुराने मित्र हो। उस समय सूरज के बॉस हमारे लिए भगवान के समान थे। सूरज तुरंत अपने बॉस की बात से सहमत हो गए। फिर बोले, मालिक, मैं आपके घर रहने को तैयार हूँ। उस दिन मैंने हमारे बैग कपड़ों से भर दिए। सूरज मुझे लेकर अपने बॉस के घर चले गए। सूरज के बॉस का घर बहुत बड़ा था। उस घर को देखकर मेरी आंखें चमक रही थीं। उनके घर में कोई परिवार नहीं था। जैसे ही मैं उनकी रसोई में खाना बनाने गई, तभी मेरे पति के बॉस ने मुझे रोका। वह कहने लगे कि घर में नौकरानी काम करती है, तुमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बस आओ और अपने पति का ख्याल रखो। बॉस के कहने पर मैं सिर हिला दिया। फिर उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा कि हमें हमारा कमरा दिखा दे। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सूरज घर पर रहकर थक गए थे। उन्होंने कहा कि अब मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। सूरज को उसके बॉस ने ऑफिस आने का सुझाव दिया था। अगर सूरज ऑफिस जाता तो उसे पूरे महीने का वेतन मिलता। फिर सूरज अगले दिन से अपने बॉस के साथ ऑफिस जाने लगे। एक बार दोपहर को मैं अपने कमरे के बाथरूम में नहाने गई। नहाने के बाद मैं बाथरूम से सीधे अपने कमरे में आ गई। मैं तब बस अपना गाउन अपने चारों ओर लपेट रखी थी, क्योंकि मुझे अलमारी या बाथरूम में कहीं भी तौलिया नहीं मिला। उस वक्त घर में सिर्फ मैं और नौकरानी ही थे। नौकरानी का नाम यशोधरा बाई था, जो एक महिला थी। तो मैंने बस अपने शरीर को गाउन से लपेट लिया और उससे पूछा कि उसने तौलिया कहाँ रखा है। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने बॉस को देखा। उनको देखकर मैं फिर से अपने कमरे में आ गई और उनसे दूर हो गई। बॉस ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, क्या आप कुछ ढूंढ रही थीं? उस वक्त मैंने बॉस को प्रणाम किया। मैंने उनसे कहा, मुझे एक तौलिया चाहिए। मुझे इस कमरे में कोई तौलिया नहीं दिख रहा है। फिर बॉस ने अलमारी के एक कोने से एक तौलिया निकाला। वो बोले, यशोधरा ने तौलिया बहुत बारीकी से मोड़ा है।
इसलिए आपको तौलिया नहीं दिखी। तभी बॉस ने मुझे तौलिया दिया और वो मेरी तरफ देखने लगे। मैं वो तौलिया ली और बाथरूम में चली गई। मैं बाथरूम से पूरे कपड़े पहनकर बाहर आई। बॉस सुबह बहुत पहले ऑफिस चले गए थे, तो फिर वे अचानक घर कैसे आ गए? जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे अपनी एक ज़रूरी फाइल चाहिए थी। मैं वहीं लेने के लिए घर आया हूँ। मैं जिस फाइल की तलाश कर रहा हूँ वह मुझे अपने कमरे में नहीं मिल रही है, इसलिए मैं उस फाइल को ढूंढने के लिए इस कमरे में आया। फाइल लेकर कमरे से वापस जाते समय बॉस ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की। वह बोले, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। बॉस के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुई। बहुत दिनों बाद किसी मर्द ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की थी। उस रात मैं सूरज को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। तभी गलती से मेरा हाथ उसके शरीर पर पड़ गया और सूरज मुझ पर चिल्ला पड़ा। उस वक्त सूरज के बॉस भी हमारे सामने बैठे थे। सूरज ने जिस तरह से मुझसे बात की उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। सूरज से मेरी आंखों में आंसू नहीं देखे गए। मैंने सूरज से बिना कुछ कहे उसे अपने कपड़े साफ करने दिए। खाना खाने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे हमारे कमरे में छोड़ दिया। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और कमरे से बाहर आ गई। काफी देर के बाद मैं कमरे में गई, क्योंकि मुझे सूरज की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं बाहर हॉल में बैठी थी। फिर कुछ देर बाद बॉस खाने की प्लेट लेकर मेरे सामने आए। वे जानते थे कि मैंने अभी भी खाना नहीं खाया है। बॉस ने मेरी आंखें पोंछी और मुझसे कहा कि भाभी, कभी भी खाने को लेकर गुस्सा नहीं होना चाहिए। बॉस मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। मैं खाने से मना कर रही थी। फिर बॉस ने मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा। मुझे उनकी नज़रों से डर गई थी। बॉस ने मुझे 6-7 रोटी के टुकड़े खिलाए। फिर उसने मुझे अपने हाथ से पानी दिया। वे मेरे चेहरे पर डर देख सकते थे। फिर बॉस ने कहा, भाभी को मेरी नज़रों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो बच्चों की तरह न खाने की जिद कर रहे हो, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी आंख दिखा दिया। उसके लिए क्षमा करें। सूरज को आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था जैसा उसने आपके साथ किया। बॉस की बातों में मुझे स्नेह का एहसास हुआ। उस वक्त मैंने उनके कंधे पर सिर रख दिया और खूब रोने लगी। अनजाने में ही मैंने अपना दुख उनके सामने व्यक्त कर दिया था। जब से सूरज की आंखों की रोशनी चली गई है, मेरे जीवन से मेरे पति की खुशियां गायब हो गई हैं। उस रात मैंने बॉस के सामने भावुक होकर ये सारी बातें कह दी थीं। बॉस ने मुझसे कहा कि भाभी, मैं इस समय आपकी मन की स्थिति को समझ सकता हूँ। अगर तुम्हें कभी कुछ महसूस हो तो तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो, लेकिन हाँ, आज के बाद तुम मुझे बॉस मत कहना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जैसे सूरज का दोस्त हूँ। तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो। अगर हम दोस्त बन जाएं और एक दूसरे से बात करें तो निश्चित रूप से मैं आपका दर्द और करीब से जान सकता हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हें उस दुख से बाहर निकालने में सहायता करूँगा। मेरे पति के बॉस तिलक वर्मा की बात सुनकर मेरे दिल को बहुत राहत मिली। तिलक वर्मा से बात करते समय अचानक मुझे अपने कमरे से सूरज के खांसने की आवाज़ आई। मैं उसकी आवाज़ सुनकर अपने कमरे में दौड़ के गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सूरज गहरी नींद में सो रहा है। फिर मैं उसके पास जाकर सो गई। रात को नींद में भी मेरी आंखों के सामने मेरे पति का बॉस तिलक वर्मा ही दिखने लगा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे तिलक वर्मा की याद क्यों आ रही है। रात को जैसे तैसे करके मुझे नींद लगी। कुछ दिन बाद मेरी बहन उषा मुझसे मिलने शहर आई। अब जहां तिलक वर्मा और मेरे बीच नज़दीकियां बढ़ रही थीं, वहीं मेरी बहन हमारे बीच आ गई। वैसे भी अब मैं जिस घर में रह रही थी वो मेरे पति के बॉस का था, लेकिन मैं उषा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकी। सूरज ने मुझसे कहा था, तुम अपनी बहन उषा से कह दो कि यह घर तुम्हारा है। उनके मुताबिक मैंने उषा से कहा कि यह पूरा घर हमारा अपना घर है। उषा मेरी दौलत देखकर बहुत खुश हुई। उसने तुरंत मेरे माता पिता को बुलाया और उनके सामने मेरे पति की तारीफ की। जब से उषा इस घर आई थी तब से तिलक वर्मा के पीछे ही नजर आ रही थी। उस रात तिलक वर्मा और सूरज ऑफिस से घर नहीं लौटे थे। तब उषा मुझसे तिलक वर्मा के बारे में पूछने लगी। वो बोली, मुझे नहीं लगता कि जीजू के दोस्त की अभी शादी हुई होगी। मैं आज रात तिलक वर्मा को प्रपोज करने जा रही हूँ। वह जरूर हमारे जीजू जैसा ही अमीर होगा। उषा की नज़र तिलक वर्मा के पैसों पर पड़ी थी। उसे नहीं पता था कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं
वह घर तिलक वर्मा का ही है। मैं उसे तिलक वर्मा से दूर रखने की बहुत कोशिश कर रही थी। उस रात खाना खाने के बाद मैं चुपके से तिलक वर्मा के कमरे में देखने गई। मैंने उषा को तिलक वर्मा के कमरे में देखा। मैंने उषा के हाथ में एक छोटा सा वन पीस देखा। तिलक वर्मा ने एक ही दिन में उसके लिए नए कपड़े खरीद लाए थे। मैं उन दोनों को एक साथ देखकर जल रही थी। फिर मैं अचानक तिलक वर्मा के कमरे में गई। अंदर घुसते ही मैं उषा पर जोर से चिल्लाया। मैं उसे कमरे से बाहर ले आई। उषा अब कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन वो तिलक वर्मा की दी हुई वो ड्रेस लेकर बाहर चली आई थी। मैंने तिलक वर्मा की ओर बहुत गुस्से से देखा और उसके कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन मेरे पति और उसके बॉस तिलक वर्मा की छुट्टी थी, तो दोनों घर पर ही थे। आज तिलक वर्मा पूरे समय घर पर रहेंगे, तो मुझे यह पता था कि उषा दिन में दसन बार उसका पीछा करेगी, इसलिए मैंने उसे अपने में शामिल करने की कोशिश की। उस दिन मैंने उससे बहाना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दोपहर तक मैंने उषा को अपने कमरे में बैठाए रखा। कभी मेरा सिर दबाती तो कभी उससे मैं हाथ पैर दबाने को कहती। उस शाम सूरज ने मुझे बताया कि उसने एक नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए बात कर ली है। उनका स्पेशलिस्ट डॉक्टर किसी दूसरे शहर में था। इलाज के लिए सूरज को कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने सोचा कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए, लेकिन सूरज ने कहा, मनीषा, मुझे तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। तिलक वर्मा को ऑफिस का काम भी रहेगा। अब जब उषा घर आ गई है तो मैं उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाता हूँ। उषा मेरे पति सूरज के साथ अस्पताल जाने को तैयार हो गई थी। मेरे माता पिता आज तक हमारे घर की किसी भी लड़की को काफी समय तक रिश्तेदारों के पास नहीं छोड़ा था, तो उषा मुझसे भी बढ़कर थी। वह कहीं पर ज्यादा दिन तक नहीं टिकती थी, इसीलिए मुझे पता था कि वह एक दिन भी नहीं टिकेगी, और यह बात उषा को भी पता थी। तब उषा बोली, मैं जीजू के साथ अस्पताल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहां से मैं यहाँ न आकर अपने घर चली जाऊंगी। मैं भी यही चाहती थी कि उषा जल्द से जल्द मेरा घर छोड़ दे, क्योंकि एक चाहत थी जो उसके आने के बाद से वह तिलक को अपने आगे पीछे घुमा रही थी। अब मैं खुश थी, क्योंकि मेरे पति सूरज और उषा एक ही दिन शहर के लिए निकल गए। सूरज और उषा तिलक वर्मा की निजी कार से दूसरे शहर के लिए निकले थे। उनके साथ एक ड्राइवर भी था। अब तो दिन रात मैं और तिलक वर्मा घर पर अकेले ही रहते थे। जब रात हुई तो मैं तिलक वर्मा से बिना बात किए अपने कमरे में चली गई। शायद उसे समझ आ गया था कि मैं उससे नाराज हूं। रात को तिलक वर्मा हाथ में एक डिब्बा लेकर मेरे कमरे में आया। आते ही उसने मुझे बक्सा दिया। उस बक्सा एक पोशाक था। वह पोशाक उस दिन जैसी ही थी जो तिलक वर्मा ने इसे मेरी छोटी बहन को दिया था। मैं फिर गुस्से में तिलक वर्मा से बोली कि तिलक जी, आप कुछ दिन पहले यह पोशाक मेरी छोटी बहन को दिए थे, अब आप वही पोशाक मुझे क्यों दे रहे हैं? इस पर तिलक वर्मा ने कहा, मनीषा, ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। उस दिन मैं इस ड्रेस को अपनी अलमारी में रख ही रहा था कि तभी उषा मेरे कमरे में आई और यह सोचकर वहीं बैठ गई कि मैं यह ड्रेस उसके लिए लाया हूं। मैंने उषा से ठीक से 2 शब्द भी नहीं बोले। उषा मेरे पीछे ही पड़ गई। तभी तिलक मेरे पास आए और अपना हाथ मेरे गाल पर रख दिया और बड़े आत्मविश्वास से मुझसे बात करने लगे। उन्होंने कहा, मनीषा, मुझ पर विश्वास करो, मैं यह ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए लाया था। मैंने आज तक किसी लड़की के लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मैं यह पोशाक तुम्हारे लिए खरीदा था। मुझे तिलक वर्मा की बातों में सच्चाई महसूस हो रही थी, तो फिर मैंने उसका उपहार स्वीकार कर लिया। वह मुझसे वह ड्रेस पहनने का आग्रह करने लगा जो तिलक वर्मा ने मुझे दी थी। मैंने उसकी जिद के मुताबिक उसके सामने वो ड्रेस पहन के आई। यह ड्रेस ऊंचाई में बहुत छोटी थी। ऐसा कुछ पहली बार पहना और बहुत पसंद भी आया। अब भी जो पोशाक मैंने पहनी थी तो वह मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इस ड्रेस में एक मॉडल लग रही थी। तिलक मुझे देखता ही रह गया। फिर वह मेरे पास आया और मेरे हाथ से अपने हाथ हिलने लगा। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसी पवित्र सुंदरता कहीं नहीं देखी। मैंने कहा कि ऐसी पवित्र सुंदरता का क्या फायदा अगर इसे देखने और सराहने वाला कोई न हो। तिलक से बात करते करते मैं अचानक खिलखिलाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस वक्त मैं इतना कंफ्यूज थी कि मुझे तिलक की बात ठीक से समझ ही नहीं आ रही थी।
उस रात के बाद मैं अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं तिलक वर्मा के कमरे में उसके बिस्तर पर पड़ी थी। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी आंखों के सामने तिलक वर्मा को देखा। वह मेरे सिर पर हाथ फिरा रहा था। उन्होंने कहा, मनीषा, रात को अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैं बहुत डर गया था। तिलक वर्मा की मेरे प्रति चिंता देखकर मैंने उसे गले लगा लिया। उस दोपहर को मुझे मेरी माता पिता का फोन आया। तब मेरे माता पिता ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मुझे बहुत सदमा लगा। जैसे ही मैंने अपनी माँ का फोन रखा मैं रोने लगी। तब तिलक वर्मा भी मेरे बगल में ही थे। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब मैंने उनसे कहा कि हम समझते हैं कि मेरी छोटी बहन उषा अपने जीजू सूरज के साथ अस्पताल गई है, लेकिन दरअसल वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और उसने खुद माता पिता को घर पर फोन करके यह बात बताई है। मुझे लगा कि मेरी बहन मुझसे मिलने आई है, लेकिन वह अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए यहाँ आई थी। उस वक्त तिलक वर्मा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने कहा, मनीषा, तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसने अपने बारे में सोचा और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। आपकी जिंदगी का दर्द उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आपके पति आपके निकट होते हुए भी आपको अपने पति का सुख नहीं मिल पा रहा है। तिलक वर्मा मुझे सूरज से बेहतर समझते थे। तिलक वर्मा सूरज से थोड़ा बड़े थे, लेकिन वह बहुत रोमांटिक थे और कल रात मुझे उनके रोमांस का थोड़ा अनुभव भी हुआ। हम दोनों जानते थे कि तिलक मुझसे क्या चाहता है और मैं उससे क्या चाहती हूँ। उस दोपहर मैंने फिर वही छोटी पोशाक पहनी। मैं तैयार होकर तिलक वर्मा के कमरे में गई। तिलक वर्मा मेरे पास आकर बिल्कुल भूल गया कि आज मेरी शादी है। आज हमारे बीच की सारी बंदिशें हमेशा के लिए खत्म होने वाली थीं। उस समय तिलक वर्मा मुझसे बहुत प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे मैं भी उनके आलिंगन में समा गई। तिलक और मैं एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तभी अचानक हमारे कमरे का दरवाजा खुला। मैं सामने देखती हूँ तो क्या सूरज मेरे सामने था, लेकिन मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज को देखकर तिलक थोड़ा चौंक गया। मैंने उसे चेतावनी दी कि तुम्हें उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज अंधा है। सूरज मुझे बता रहा था कि उषा भाग गई। फिर कार ड्राइवर ने मुझे बताया कि उषा के भागने के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने सूरज को दिखाया कि उषा को भाग जाने से मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं उसके पास गई। कुछ देर बाद मैं सूरज और तिलक वर्मा के लिए जूस बना कर ले आई। उस वक्त मेरे पति और उनके बॉस एक ही कमरे में थे। जब मैं उस कमरे में जूस लेकर जा रही थी तो अचानक मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना। मैं उनकी बात सुनकर अचानक उस कमरे में दाखिल हुई। अंदर आते ही मैंने सूरज से कहा, मैंने तुम दोनों को बातें करते हुए सुन लिया है। सूरज उस पर हंसता हुआ कहा, अच्छा, तो फिर तुम सच जानती हो? लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। जब सूरज बात कर रहा था तो तिलक वर्मा मेरी ओर चला आया। सूरज और तिलक वर्मा मिलकर मेरे साथ जो भी कर रहे थे, ये तो मुझे पहले ही समझ आ गया था, क्योंकि तिलक मुझसे प्यार करने लगा था। उनसे मुझे सूरज के बारे में सारी सच्चाई बता दिया था। सूरज अंधा नहीं था, वह जानबूझकर मेरे प्रति अंधा था। वह ऐसा होने का नाटक कर रहा था। सूरज लड़कियों को बेचने का काम करता था, वह ऐसा करता था और अब उसने मेरी बहन का सौदा किया था। एक सौदा कर चुका था और आज वह मुझे बेचने वाला था। लेकिन समय के साथ मुझे तिलक वर्मा ने सूरज की सच्चाई के बारे में बता दिया था। सूरज के साथ तिलक वर्मा भी मिला हुआ था, लेकिन बीच में उसे मुझसे सच्चा प्यार हो गया। यह एक गलती है जो उसने की है। उसने मुझे पूरी सच्चाई बताई। मैंने पहले ही वहां पर पुलिस को बुला ली थी। उसी दिन उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मेरी बहन को वहां से सुरक्षित बचा लिया जहां सूरज ने उसे बेचा था। उसके जैसी कई लड़कियों को पुलिस ने बचाया। जिस दिन उसने मेरी बहन के साथ सौदा किया, उषा ने बड़ी चतुराई से इसका एक वीडियो लिया और मुझे पहले ही भेज दिया था, जिसमें सूरज और तिलक का राज था। तिलक केवल मेरे साथ एक रात बिताना चाहता था, इसलिए उसने प्यार का झूठा ढोंग रचाया और सूरज जैसा निकम्मा आदमी किसी भी लड़की का पति बनने लायक नहीं था। वह कैसा पति है जो अपनी खुद की पत्नी का मोल भाव करता है? वह राक्षस से भी बड़ा राक्षस है। इसलिए कहते हैं ना, एक बार पाप का घड़ा भर गया तो उससे छुटकारा पाना असंभव है।
तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।